आज आप लोगों के लिए बिहार अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा देने जा रहे 2020 की माइनर लॉ के संदर्भ में जो मैंने वादा किया था आपको, उस वादे के मुताबिक आखिरी एक्ट मैंने चुना है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। इसी के साथ बेयर एक्ट में आप ये भी देख रहे होंगे विस्फोटक अधिनियम 1884, इसके पहले का एक्ट है। उसमें कुल 18 धाराएं थीं, बेयर एक्ट में भी हैं, लेकिन उसको आप पढ़ के समय मत गंवाइएगा। आपको सिर्फ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 से सवाल आने हैं, इस पर ध्यान देना है। इसमें मैंने जो महत्वपूर्ण सवाल था वो सवाल ये लिया है कि विस्फोटक पदार्थ से आप समझते क्या हैं, और क्या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 भारत के बाहर भी लागू होगा, यदि हाँ तो कब। ये जो निशान आप पहले से देख रहे हैं, एक बार पढ़ाया लेकिन मेमोरी फुल होने की वजह से वो फुल हो गया था, वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया, इसलिए दोबारा मैं इसी पर क्लास ले रहा हूँ। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो विस्फोटक पदार्थ को समझने के लिए ध्यान से दो का जो डिफिनीसन है, डिफिनीसन क्लास ध्यान से पढ़िए। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 2 का में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए कोई सामग्री, यानी जितनी सामग्री उसमें यूज आएगी सब उसमें आएगी। कोई सामग्री नंबर 1 किसी विस्फोटक पदार्थ में या उससे विस्फोट कारित करने, नंबर 2 पॉइंट, और कारित करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आश्रित, यानी प्रयुक्त हुआ नहीं है, केवल उसके संदर्भ में रखा गया है, तो वो सारी सामग्री। एक सामग्री कैसी, ध्यान दीजिए, कोई सामग्री किसी विस्फोटक पदार्थ में यूज हो रही है वो, या उस विस्फोट कारित करने में यूज हो रही है वो सामग्री, या कारित करने में प्रयुक्त सामग्री, या प्रयुक्त किए जाने के लिए आश्रित सामग्री। तो ये प्रयुक्त किए जाने वाली इस आश्रित चौथी नंबर। अनुकूलित यानी उसके अनुकूल है, वो विस्फोट में की जा सकती है। पांचवें नंबर की सामग्री, या कारित करने में सहायता के लिए कोई साधित्र, यानी उस विस्फोटक पदार्थ को ले जाने के लिए जो साधन होगा वो भी, वो आ गया 4 5 6, ठीक है। ये साधित्र, मशीन सातवां, 7 उपकरण आठवां, और या सामग्री, उपकरण या सामग्री दोनों एक ही समझिए, तो 8 8, तथा किसी भी साधित्र मशीन या उपकरण का भाग, ये एक पूरा एक सेंटेंस है। साधित्र मशीन या उपकरण का एक भाग यानी 9। ये 9 तरीके की स्थिति है जो विस्फोटक पदार्थ में आएगा। फिर से दोहरा देता हूँ, कोई विस्फोटक पदार्थ में प्रयोग की जाने वाली कोई सामग्री, पहले नंबर 1 पर। फिर दूसरा, उस विस्फोट को कारित करने में प्रयुक्त सामग्री, ध्यान देना। फिर कारित करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आश्रित सामग्री तीसरा। अनुकूलित चौथा, कारित करने में सहायता के लिए कोई साधित्र पांचवा। मशीन जो प्रयोग हो रही वो भी छठा। उपकरण या सामग्री सातवां, और अंत में आठवां, वो उसका कोई भाग। यानी जो सामग्री प्रयोग हो रही है आश्रित है, अनुकूलित है, और साथ ही उसको प्रयोग करने के लिए जिन मशीनों उपकरणों का प्रयोग, या सारे को क्या माना जाएगा, विस्फोटक पदार्थ। यहाँ तक सोचिए, लास्ट में लिखता है ऐसे किसी साधित्र मशीन या उपकरण का भाग भी इसी के अंतर्गत आएगा, विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत। तो ये डिफिनीशन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा, इसमें पूछा गया है क्या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 भारत के बाहर भी लागू होगा। तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का क्षेत्राधिकार बिल्कुल वैसे है जैसे आईपीसी में 2-3 है, जो आपने पढ़ा होगा। इसमें अगर भारत के बाहर कोई विस्फोट हो रहा है तो भारत के बाहर विस्फोट में तभी ये एक्ट सक्रिय होगा, वो विस्फोट करने वाला भारत का नागरिक हो। यह अधिनियम भारत के बाहर व भारत के नागरिकों पर भी लागू होगा। जो व्यक्ति भारत में विस्फोट करता है, या प्रयत्न करता है, या दुष्प्रेरण करता है, तीनों स्थितियों में यह एक्ट काम करेगा। विस्फोट करने से मात्र से ही नहीं, अगर प्रयास करेगा तब भी, और दुष्प्रेरित करेगा तब भी, यानी 3 कंडीशन अतिरिक्त है, 2 अतिरिक्त है। इन तीनों स्थितियों में वह इस अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, चाहे वह भारत के बाहर का ही व्यक्ति क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, भारत का बाहर का, जैसे कसाब था, आतंकवादी जो होते हैं बाहरी ही होते हैं, वो अक्सर वो आकर के भारत में जो विस्फोट करते हैं तो उन पर ये एक्ट गवर्न हो जाएगा, भले ही वो देश के नागरिक नहीं है। इसीलिए सवाल ही पूछा गया कि क्या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 भारत के बाहर भी लागू होगा। तो एक प्रकार से भारत के बाहर पूछने का मतलब ये हुआ कि अगर भारत के बाहर ये गवर्ने नहीं करेगा तो भारत के बाहर का जो नागरिक है वो यहाँ व्यक्ति के तौर पर ट्रीट होगा, उसके ऊपर कैसे लागू हुआ। इसीलिए जानना जरूरी भी है कि जैसे 2-3 आईपीसी, सीआरपी, आईपीसी क्षेत्राधिकार बताती है कैसे
आईपीसी भारत पे या किसी जलयान पर या किसी यान पर प्रयुक्त होती है, युगांडा वाला एग्जाम्पल दृष्टांत ध्यान दीजिए, वैसे ठीक यहाँ भी है। चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे भारत के बाहर का कोई व्यक्ति हो, अगर वो भारत में विस्फोट कर रहा है तो जिम्मेवार होगा। हाँ, भारत के बाहर ऐसा विस्फोट करने या प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण के लिए तभी कोई व्यक्ति जिम्मेदार होगा, इस कानून के दायरे में आएगा, जब वह भारत का नागरिक हो। भारत के बाहर विस्फोट तो हो रहा है, लेकिन करे कौन? भारत का नागरिक करे, तब वो इस विस्फोट के अंतर्गत आ जाएगा, अधिनियम के अंतर्गत। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन इसका आखिरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देके आप सुनेंगे। इस अधिनियम के विरुद्ध कोई भी ट्रायल तभी शुरू किया जा सकेगा जब जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त कर ली। कोई न्यायालय इस एक्ट के तहत कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं करेगा जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति न मिल गई हो। ठीक है, तो जैसे कल की क्लास में यह था कि अगर किसी लोक सेवक के विरुद्ध या न्यायाधीश के विरुद्ध अभियोजन करना है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अधीन वो काम करता है अनुमति चाहिए, वैसे इसमें करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपराध का सबसे बड़ा रूप होता है ये आतंकवाद, और उसमें ही विस्फोट वगैरह होते हैं, तो उसकी कुंडली का पूरा ब्यौरा उसी माध्यम से कोर्ट लेना चाहती है, और कानून बनाने वालों का मकसद भी यही रहा है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है जो ये सब विस्फोट करने में शामिल होता है। तो इस एक्ट के लिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति की पूरी कुंडली, जिला जो अधिकारी होता है, जिला अधिकारी, वो राजस्व विभाग का तो प्रमुख होता ही है। अपराध जगत में जो क्रिमिनोलॉजी पुलिस डिपार्टमेंट है उसका भी प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो उसकी जिम्मेवारी है कि उस अपराधी का पूरा कुंडली लेके तब कोर्ट में आए। बगैर कुंडली के उस पर कोई कार्यवाही इस एक्ट के तहत नहीं होगी, कि कठोर दंडनीय होता है। तो आज का क्लास संक्षिप्त और द्रुत गति से था, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। हमारी बातों को 2-3 बार सुनेंगे और इसको देख लेंगे ध्यान से, तो ये क्वेश्चन हमें लगता है हूबहू आ भी सकता है। और आपको जो भी 6 क्लास हमने दी है, 6 के 6 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि वो उस हर एक्ट के सबसे विशेष क्वेश्चन है। तो आज का वादा पूरा हुआ। हमने कल तक कहा था, अच्छा एक दिन पहले ही आपको ये क्लास मैंने पूरी कर दी। आगे जो जुडिशरी की वैकेंसी बिहार की आने वाली है, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो लोग मेंस देने जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं कि कायदे से पेपर दीजिए, ठंडे दिमाग से दीजिए। इस लोकल एक्ट, माइनर एक्ट, अब तो जो 5 दिन बच रहा है, इसमें आप कायदे से सारा दोहराइए, ठंडा रहिए दिमाग से, और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ये मेरी बस शुभकामनाएं हैं। आने वाली वैकेंसी के लिए इस एक्ट को या अन्य एक्ट को पढ़ने के लिए अगर संपर्क करना चाहें तो हमसे 7705090393 7705090393 पर हमसे व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। हम आगे भी ऐसे ही क्लास आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के बाद अब एग्ज़ाम तक, यानी आपका एग्ज़ाम 12 से है, इस बीच में बिहार अभियोजन अधिकारी के निमित्त कोई विशेष क्लास नहीं जाएगी बोर्ड की। आप जो पढ़ चुके हैं, जो जानते हैं, खूब दोहराएं, और हमारे क्लास को भी पीछे रीटेक करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ये तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, सब मौका आपको पास है। मिलते हैं फिर रेगुलर वीडियो के साथ। सत्यमेव जयते।